सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत की उड़ान के इस मंच पर। और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में, ज्वेलरी के क्षेत्र में, और इसके अलावा एमएसएमई जो भारत की रीढ़ कहा जाता है, सबसे ज्यादा जो भारत में एमएसएमई सेक्टर का योगदान है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप सभी से कि एक एक करके छोटे छोटे शब्दों में अपनी कंपनी के बारे में हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को बताएं, फिर उसके बाद हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार, जी भारत का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच पर हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम विमल गोयल, वीजी क्राफ्ट इंटरनेशनल हमारी कंपनी का नाम है। एफएमसीजी सेक्टर और प्राकृतिक खेती को हम लोग प्रमोट करते हैं, ये हमारा सेक्टर। जी बिल्कुल। हेलो, डायमंड ज्वेलरी से सीईओ सरी वर्मा। हम लोग सर मैम जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में काम करते हैं और पैन इंडिया हम लोग के जो है लगभग 250 से ज़्यादा आउटलेट्स है। और इसके साथ साथ जो है ज्वेलरी सेक्टर की जो सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है डायमंड ज्वेलरी का कि रियल है फेक है, इस चीज़ों को ऑथेंटिकेशन देते हुए पिछले 7 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। बिल्कुल। हेलो, मैं रंजन झा, भोपाल से। हम लोग फार्मा के लिए काम करते हैं, सिप्ला जैसे कंपनी के लिए पूरा पैकेजिंग आइटम। जी हेलो, मैं सचिन रुपारेल हूँ केडीएम इंडिया से, और हम लोग मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज इन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो, बट वी आर बेस्ड अक्रॉस इंडिया, हमारी चैनल है। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस समय सोने चांदी के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपकी कंपनी इस दिशा में काम भी कर रही है, और मुझे लगता है कि आज के समय में क्योंकि इतने ज्यादा रेट हैं और हम देख रहे हैं कि गरीबी भी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि मुझे लगता है जितने लोगों बैठती हूँ, बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि आज के टाइम पर हम कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे, हम खरीद भी नहीं पाएंगे, क्या कैसे होगा ये सब। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? और एक और बिंदु आपने जैसे बताया कि फेक है या रियल है, वो कैसे पहचानेंगे, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे लगता है कि सारे लोग इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे और सारे लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे भी। ज्वेलरी सेक्टर एक इतना गहरा सेक्टर है, अभी गवर्नमेंट का अभी थोड़ी देर पहले पैनल डिस्कशन में बोला भी गया था कि बीआईएस हर चीज़ों के लिए आ चुका है, तो वैसे गोल्ड ज्वेलरी में भी आ चुका है। हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं डायमंड ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग का जो डायमंड ज्वेलरी एमआरपी बेस्ड कंपनी है। उससे क्या होता है कि कस्टमर कभी ठगा नहीं जाता है, उसको ये पता होता है एमआरपी कंपनी ने डिसाइड कर दी। तो अभी क्या होता है कि नॉन ब्रांड अगर आप कोई चीज़ें परचेज करते हैं ना, तो उस टाइम पे उसका बाइफर्केशन करके उन लोग दाम रखते हैं, तो फिर वो कस्टमर जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि मैं एक्चुअल पे कर रहा हूँ, गलत पे कर रहा हूँ, सही पे कर रहा हूँ। बट कंपनी ने जब एमआरपी रख दिया तो कस्टमर कभी ठगा नहीं जाता है। तो ये हो गई पहले तो बात रेट की। अब आ जाती है ऑथेंटिकेशन की कि रियल है या फेक है या क्या नहीं क्या है। इंडिया में सिर्फ 2 कंपनी को ट्रस्टेड बोला गया है जो डायमंड का ऑथेंटिकेशन करती हैं। पहला तो है GIA और दूसरा है IGI। ये जो 2 कंपनी है वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, और इसके जो अप्रूव्ड डायमंड होते हैं, जो इनके सर्टिफिकेट के डायमंड्स होते हैं, वो रियल ही होते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि अभी मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता भी होगा, काफ़ी सारे इंडिया में डायमंड की कंपनियां आई और खुद का सर्टिफिकेट देके शीशे को हीरा बना के बेचा। हाँ, और काफ़ी लोग उससे ठगे भी गए। तो जब यहाँ ब्रांड जब बड़ा ज़रूरत से ज़्यादा होता है अपना खुद का सर्टिफिकेट देता है ना, तो लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ता तो बहुत है, लेकिन ऑथेंटिकेशन नहीं मिल पाता है। तो जो हम लोग देते हैं IGI और GIA देते हैं, और हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने की वजह से किसी भी सिटी में आप परचेज करके, किसी भी स्टेट में परचेज करके, अभी तो फिलहाल हम लोग जो है 5 स्टेट में काम कर रहे हैं, और इंडिया के साथ साथ हम लोग का दुबई में भी काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का भी काम है हम लोग का, यही नोएडा बेस्ड कंपनी भी है। तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और आपने बोला ना अफोर्डेबल, तो जो लोगों का थॉट होता है ना कि हम डायमंड नहीं पहन सकते हैं, उनके लिए ये कंपनी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है कि 10 से 15 हज़ार रुपए में जो है लेडीज रिंग उनको मिल जाते हैं आज की डेट में, जो कि सोना लगभग 1 लाख प्लस है, मतलब आज की डेट में 1,03,000 समथिंग है। और अनएक्सपेक्टेड बूम किया है गोल्ड, अनएक्सपेक्टेड बूम किया है, तो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम्स तो है, बट सेफ इन्वेस्टमेंट है तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ महीनों में ये 1 लाख से 1.5 लाख के पार भी जा सकता है, तो डराने वाले जो है बयान तो अभी से सामने आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, तो कैसे इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं?
मैम, अगर सच बोला जाए तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में लोग खुद डरे हुए हैं, उनको खुद नहीं पता कि इतना ज्यादा बूम क्यों हो गया। जी। मतलब अनएक्सपेक्टेड। मैम, आप ये समझ सकती हैं कि पिछले 2 साल के अंदर जो है सोना लगभग 3 गुना हो गया, लगभग ढाई गुना। अगर मैं पिछले साल जनवरी की बात करूं तो 58,000 का भाव था जनवरी में, और इस साल जो है वो पहुंच गया वापस से 1,04,000 के आसपास में। तो इतना ज्यादा बूम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से वॉर चल रहा है, कहीं किसी कंट्री में, कहीं किसी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो इकोनॉमिक जो है गोल्ड पे ही टिकी रहती है। तो सो दैट्स वाई जो है गोल्ड का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो रहेगा ही रहेगा। जब आप गोल्ड परचेस कर लीजिए तभी आपके लिए बढ़िया है। बिल्कुल हाँ जी मैम। बिल्कुल। विनय जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपकी कंपनी काम कर रही है, तो विजय क्राफ्ट इंटरनेशनल आखिर किस तरह से हमारे जो किसान हैं उनके हित में काम कर रही है? क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि वो किसान जो हर एक व्यक्ति का, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में पेट भरता है, अन्न का दाना देता है, लेकिन आज आप उसकी हालत देखिए क्या हो रही है। उसके घर में ऊपर छत भी नहीं है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे आपकी कंपनी काम कर रही है किसानों को लेकर, खास तौर पर वो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो? देखिए, इसमें हमें सबसे पहले है ना इसकी प्राकृतिक खेती की जरूरत को समझना होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि अभी इसको लेकर अभी कई लोगों को अभी नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो अभी एक शब्द है ना वो ऑर्गेनिक के रूप में प्रचलित है। सब लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सब बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। पर आप समझे 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग ही उसको परचेज करने की कंडीशन में है। क्योंकि देखिए, नो डाउट इसमें ऑर्गेनिक, अगर हम लोग किसी भी शेल्टर में जा रहे हैं या कोई भी पॉली हाउस बनाते हैं, वो प्रोडक्ट है हमारा कॉस्टली प्रोडक्ट पड़ता है और किसान भी इसको अवेयर नहीं कर पाता है। और फिर दूसरी बात ये आती है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो जनसंख्या के मुकाबले है वो बहुत मिनिमम पर चल रहा है। अभी हम लोग उस टारगेट पर पहुंचे नहीं और उसके आसपास भी कहीं नहीं है, चाहे वो डेयरी उत्पादन हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो बीच बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि अभी हम किसी भी लेवल, अगर मैं पैसा खर्च करने के बाद भी अगर मैं मार्केट में शुद्ध प्रोडक्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें ये आना पड़ेगा कि देखिए मार्केट में शुद्ध प्रोडक्ट मौजूद हो और पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट हो। क्योंकि अभी क्या चल रहा है किसानों में कि पैदावार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नॉलेज उन्हें भी नहीं होती है, उन्हें ये लगता है कि पैदावार बढ़ाई जाए खेतों में, और पैदावार बढ़ाने के लिए वो किसी भी लेवल के बीज का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक जो भी जा रहा है, यूरिया जा रहा है। तो आप समझे वो किसी न किसी रूप में वो हमारे अपने शरीर के अंदर भी एंट्री कर रहा है। प्रैक्टिकली अगर हम एज इफेक्ट देखें तो अगर वो आप देखें कि किसी भी एक जनरेशन के हिसाब से ना एज 10 से 12 साल कम होती जा रही है। पहले 90 से 85-90 पर एवरेज चल रहा था, फिर उसके बाद 65 से 70 पर आ गया, हमारी वाली जनरेशन में 50 से 60 पहुंच रहा है। तो आप समझे किस तेजी से हम लोग एज पर गिर रहे हैं। तो इसकी नीड बहुत जरूरत है। अगर इसको हम लोग एक इमरजेंसी के रूप में लेंगे, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम हर तरह की बात तो कर रहे हैं, पर आप समझे खाने और पीने के बिना किस तरह से ये डेवलपमेंट, जब सेहत ही नहीं होगी तो आदमी कॉर्पोरेट में काम क्या करेगा। जब आपके अंदर खाना और पीना ये 2 बेसिक नीड है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इसकी एक इमरजेंसी को समझना होगा बहुत तेजी से, क्योंकि देखिए खाना अगर मैं 2 दिन नहीं खाऊंगा ना, तीसरे दिन काम करने की स्थिति नहीं आएगी। तो इसकी इमरजेंसी को समझना बहुत जरूरी है और उसी लेवल पे किसानों का साथ देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी नीड आती है कि किसान, क्योंकि होता क्या है, नेचुरल फार्मिंग में पैदावार जनरल खेती के मुकाबले थोड़ी कम होती है शुरू के 1 और 2 साल, देन उसके बाद वो बढ़ सकती है। जी। तो उनको एक मिनिमम जो पेमेंट की होता है, जैसे एमएसपी कहते हैं, उनको एक गारंटी दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है हमें पेस्टिसाइड फ्री और केमिकल फ्री प्रोडक्शन करना होगा। और एक अवेयरनेस ये फैलानी होगी कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो महंगा नहीं होता है, ऑर्गेनिक के मुकाबले वो जनरल जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं ये उसी लेवल पर, उसी सिमिलर दामों पर मार्केट में दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो इसको सरकार को साथ देने की जरूरत है और उसके बिना ये संभव नहीं। बिल्कुल। रंजन जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर भारत में जिस तरह से हम देख रहे हैं किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं काफी सारी चीजों को लेकर, तो आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है उस क्षेत्र में? हम लोग पैकेजिंग के काम करते हैं, हमारे किसान के रिलेटेड पैकेजिंग में हम लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं जिसमें हम कई लोग को रोजगार देते हैं, जैसे वुमेन लोग, लेडीज लोग हो गए, जिनसे इन सबको हम काम देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि रोजगार बहुत कम है, लेकिन अगर आप रोजगार दे रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं और आप उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं और कितना आसान है आपकी कंपनी में काम करना लोगों के लिए? बिल्कुल, हम लोग अभी 120 लोग को रोजगार दे रहे हैं। मैंने खुद मतलब स्टार्टिंग से लोन लेके इंडस्ट्री स्टार्ट किया, फिर अभी और जितना इतना इजी नहीं, फिर भी ठीक है काम कर रहे हैं अभी लोग।
ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि भारत विकास कर रहा है और विकासशील से विकसित बनने की दिशा में है। 2047 का लक्ष्य रखा गया है और अलग अलग सेक्टर्स में हम लगातार ग्रोथ भी कर रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या गवर्नमेंट से और आपके एक्सपेक्टेशंस है, क्या लग रहा है आपको, क्या जरूरत है और उन पर ध्यान देना चाहिए? और साथ ही साथ एक और सवाल ये कि जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है जो भी सुविधाएं हैं, क्या वो पर्याप्त है और कैसी हैं, कितनी बेहतर हैं? सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्री है मोबाइल एक्सेसरीज की, और जो कंपनी हमारी ब्रांड है केडीएम इंडिया, मोबाइल एक्सेसरीज की इंडस्ट्री काफ़ी हद तक पहले फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट होती थी, लेकिन जब से मेक इन इंडिया का अभियान आया है हमने ये पाया कि हम विकसित भारत में हम भी योगदान दे रहे हैं, और वो विकसित भारत का योगदान मेक इन इंडिया द्वारा हो रहा है। और जहां पर हम वो फिनिशिंग और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं पा रहे थे, अब मेक इन इंडिया में हम मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, और गत 5 वर्षों में हमने वहां पर बहुत एक्सेल किया है, और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मोबाइल एक्सेसरीज में जैसे कि चार्जर्स हुए, केबल्स हुए, वो भी हम मैन्युफैक्चर करना हमने यहाँ शुरुआत कर दी है। और उसी श्रृंखला में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया के अभियान द्वारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर, भारत की उड़ान जिस तरह से हमारे इस कार्यक्रम की थीम है, और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि भारत ना सिर्फ 2047 में बल्कि लक्ष्य से पहले ही वो उड़ान भर ले जिसे विश्व देखे, और आज वो हो भी रहा है। किस तरह से हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है भारत में किस तरह से स्किल डेवलपमेंट पर, टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, और क्या क्या चुनौतियां इस समय हो सकती हैं? क्योंकि हम जिस तरह से ग्रोथ करते हैं तो उतनी चुनौतियां भी हमारे सामने होती हैं। देखिए, 2047 का टारगेट तो बहुत आगे है। मैं तो ये कहूँगा, अभी शॉर्ट पास इसका जवाब देना चाहूँगा। टैक्सेस को कंट्रोल करके 5% जिस दिन आ गया, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अभी हो सकता है कि बात सुनो, जिस दिन जीएसटी 5% पर आ गई और टैक्सेस को कंट्रोल करके आ गया, भारत 5 साल के अंदर ये ना 2047 का टारगेट पूरा कर लेगा। क्या बात। रीजन उसका सबसे बड़ा है, नो डाउट हम सभी जानते हैं। होता क्या है, देखिए, सभी लोग एक प्रॉपर वे में काम करना चाहते हैं। जनसंख्या बहुत बड़ी है, उसमें क्या है कि शिक्षा का स्तर जो है वो इससे पहले इतना डेवलप नहीं था। कुछ ही समय पहले जब मोदी सरकार ने इस शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया है, धीरे धीरे लोग अवेयरनेस आना चालू हुए। अब अवेयरनेस इतनी जल्दी नहीं आ जाएगी। अगर मैं 60 साल की एज में बैठा हूँ, मैं 40 साल 45 साल से व्यापार कर रहा हूँ, अगर उसको एकदम से लेकर इतने सारे कंप्लेंट्स अगर सामने आ जाएंगे, वो बंदा किस तरह से मैनेज करेगा? आज मैं भी हूँ, मुझे सीए, सीएस और इन पर मुझे टेक्निकल भाषा नहीं आती, मुझे खाली व्यापार करना आता है। मैं टैक्स 1 नंबर में अपना ईमानदारी से व्यापार करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी झमेला नहीं आना चाहिए, और मैं शुद्धता से अपना व्यापार करना चाहता हूँ बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले पॉलिसियों को, चीज़ों को बहुत हमें किसी के पीछे भागना नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर, हर घर घर में टैलेंट भरा हुआ है। जरूरत है एक ईमानदारी से, दोनों तरफ से देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। सरकार को भी प्रॉपर ताली बजानी पड़ेगी। जनसंख्या पूरी तैयार बैठी हुई है। जिस समय पॉलिसी जनता के लेवल पर आ जाएंगी, भारत अपने आप में विकसित राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये मैं हर मंच पे बात को उठा रहा हूँ। कुछ भागने की जरूरत नहीं कि 2047 बहुत दूर है। बार बार कह रहा हूँ, टैक्सेशन पॉलिसी जिस दिन दूर हो गई, और उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। जब टैक्सेस 2 लाख रुपए था तो लोगों ने 2 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स भरना चालू कर दिया। जिस समय टैक्स 5 लाख रुपए पर फ्री ऑफ उसमें घोषित हुआ तो लोगों ने 5 लाख भरना चालू कर दिया। आज 12 लाख पर भी है, लोग 12 लाख भरना चालू करेंगे, और जिस दिन 25 लाख हो जाएगा लोग 25 लाख भरना चालू करेंगे। सिर्फ खाली अनाउंस करने की देर है, और फिर आप देखिएगा कि भारत विकसित राष्ट्र, हम भाग नहीं रहे, हम विकसित राष्ट्र पहले से हैं, सिर्फ घोषित करने की देर है। यानी कि आपको लगता है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हें भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, उन्हें उनकी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि हम 5 लाख दे रहे थे तो भी टैक्स दे रहे थे, उसके अलावा 10 लाख, 12 लाख, 25 भी हो जाएगा तो भी हमें देना पड़ेगा। तो कैसे मतलब हम जो टैक्स पेयर्स हैं वो कैसे इस बात को पहुंचा सकते हैं सरकार? देखिए, यहाँ पर क्या है कि 3 कंडीशन बचती हैं। सबसे पहले बात आती है कि हम लोग एक 3 तरह से उसमें कर रहे हैं। जो 1.5% लोग हैं, उनके पास आधा पैसा है पर वो उसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। ये बात बिल्कुल सही। कई लोग ऐसे हैं जो शाम की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। शाम को, जैसे कि मैं अपने किसानों के बीच में बैठता हूँ, कुछ किसान इतने अमीर हैं कि वो, उनके पास हजारों एकड़ जमीन और अपनी तरीके से वो अपने सर्वाइव कर रहे हैं। पर कुछ किसान ऐसे हैं जिनको अभी भी हम लोग ये कहते हैं कि शाम की रोटी की व्यवस्था वो नहीं कर पाते। अपने बच्चों को उनके कहते हैं कि भाई साहब आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? क्योंकि भाई साहब पहले खाने की व्यवस्था तो कर लें।
और इसी वजह से आज हम भी मल्टी सेक्टर में काम कर रहे हैं। 38 से ज्यादा सेक्टर हम लोगों के पास है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ज्वेलरी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सभी जगह। पर हमने एफएमसीजी सेक्टर का फोकस क्यों चुना? उसका रीजन ये है क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है और इसके बिना देश की तरक्की संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर देश में अगर किसी भी कोने में आज हमारे संगठन में सभी व्यापारी संगठन है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर कम से कम 1000 से ऊपर हमारे अपने कंपनी मेंबर हैं। पर सबसे पहले देखते हैं, अगर देश के किसी कोने में अगर 5 किसान या 5 आम आदमी भी अगर भूखा सो रहा है, तो आप समझे कि हमें फिर अपने खाने में नींद कैसे आ जाती है, हम नहीं समझ पा रहे कि हमें शाम को नींद कैसे आ रही है। अगर देश के किसी कोने में 5 आदमी भी अगर भूखा सो रहा है, तो आप समझे मैं अपने देश को विकसित कैसे मान लूंगा। बिल्कुल। तो जरूरत है हमें एक सामाजिक स्तर पे काम करने की। देखिए 1000 करोड़, 500 करोड़, किसी का 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इससे क्या चीज हो। देखिए सबको एक मिनिमम पर ही मैनेज करना है, पर अगर पैसे के पीछे भागने से पहले थोड़ा सा देश के लिए, और देश की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हम लोगों की अपनी भी है। हमारा सिर्फ एक ही नारा रहता है, 10 व्यापार करो, 10 में से 5 व्यापार अपने लिए और 5 व्यापार देश और समाज के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं सर आपके पास आना चाहूंगी अब लाखों युवा इस समय आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और ऐसे में जो आपकी कंपनी है वो काम कर रही है बेहतर, लेकिन आपको देखकर वो किस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि लगातार अब ये कहा जा रहा है कि जो युवा है वो नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला होना चाहिए। हम ऐसे काम करें जिसमें हम नौकरी दें, रोजगार दें। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर कोई भी चाहता है कि वो बिजनेस करे और लोगों को जॉब दे, तो पहले उसे खुद जॉब करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो जॉब नहीं किया ना, तो उसे पता नहीं है कि लोगों को क्या फील है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर वो डायरेक्ट ऑनर बनेगा, मालिक बनेगा, तो काम नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, सबसे पहले उसको खुद भी जॉब भी करनी पड़ेगी, ताकि उसको एक्सपीरियंस मिल जाए। अब रहती है बात हमारी कंपनी की कि हमारी कंपनी में किस तरीके से, या फिर और भी लोग अगर कोई कुछ नया ओपन करना चाहता है तो कैसे करता है। तो जब भी आप किसी चीज का एक्सपीरियंस रखते हो ना, तो आपको ये माइंड में होता है कि हमको क्या करना है, किस तरीके। और कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को आप कोई भी ढूंढ लो, कोई भी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स को आप ढूंढ लोगे, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को आपने अगर ढूंढ लिया, तो आप उस ब्रांड को लॉन्च कर सकते हो, उस कंपनी को लॉन्च कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, जैसे हमारी कंपनी क्या है कि लोग सोचते हैं कि डायमंड ज्वेलरी लेते हैं, कभी स्टोन कुछ गिर जाता है तो प्रॉब्लम होती है लोगों को। लेकिन लोगों को जब ये माइंड में आता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, चेंज करना होगा या फिर स्टोन गिर जाएगा तो इतने चार्जेस लगेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया कि बोलते एक पॉलिसी बनाई है कि 0 से लेकर 7 सेंट तक आपका डायमंड अगर गिरता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देती है। इवन क्या होता है कि ज्वेलरी सेक्टर में, खास तौर से डायमंड ज्वेलरी की बात करूं, तो लोगों को ये होता है कि सरप्राइज देना चाहते हैं लोग अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को, अपने फैमिलीज को, जो वो सरप्राइज देना चाहते हैं। लेकिन सरप्राइज से पहले भी उनको जो है एक्सप्लोज करना पड़ता है कि भाई मैं आपके लिए परचेस कर रहा हूँ, आप थोड़ा साइज देख लो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारी कंपनी ने इस तरीके का एक ये भी प्लान लॉन्च किया कि 7 दिन के अंदर आप लेके जाओ, अगर आपको कोई इशू आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दो। तो ये कस्टमर्स की प्रॉब्लम है। अगर आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। किसी भी मैं बिजनेस की बात करूंगा, किसी भी प्रोडक्ट की बात करूंगा, उसमें आप माइनस पॉइंट को ढूंढो कि उनको आप कैसे चूज करा के क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल। अब सर मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आखिर किस तरह से भारत 2047 तक क्योंकि विकसित बनना चाहता है और उस दिशा में काम भी लगातार कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। इस समय हम देख रहे हैं कि अब लोग काफी बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं इससे। आपकी कंपनी किस तरह से उस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर? मैम इसमें पर्यावरण का हम ये कर सकते हैं, जैसे अभी लॉजिस्टिक के भी बात हो रहा है, जो हमारे अभी जो खाली व्हीकल आ रहा है उससे भी बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि गाड़ी जो चलते हैं खाली, उससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जी बिल्कुल। और बहुत सारी आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि हमने देखा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं उसमें बहुत सारी खबरें ऐसी भी आती है कि वो ब्लास्ट हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एक घर के आगे एक स्कूटी वहां पर खड़ी हुई थी और उसमें अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। तो बहुत अब माइंड लोगों का डाइवर्ट भी हो रहा है और बहुत सारी घटनाएं हम इस तरह की देख रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रही है? और जो ईवी खरीदने की दिशा में आप हमारे जो दर्शकों उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी ये कि आप ईवी पे ज्यादा फोकस करें, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो पोल्यूशन कम हो रहा है, और इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं वहाँ पे भी, जो अभी करना चाहिए। नया एडवांटेज मशीन लगाना चाहिए, जिससे ये ऑन कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। अब मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आज हम देखें भारत में तो किसानों की स्थिति क्या है? क्योंकि
बिल्कुल कहा जाता है कि हमारा जो किसान है हमारी देश की रीढ़ है और कृषि प्रधान हमारा देश तो है ही। और हम बहुत सारी चीजें यहाँ से निर्यात भी करते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है वर्तमान में किसानों की क्या स्थिति है और आपके माध्यम से आप और कितना बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, ऑब्वियसली दे आर द फाउंडेशंस, और हमारी भारत की पहचान ही कृषि है। बिल्कुल। लेकिन कृषि के साथ टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, और मुझे लगता है कि अगर जो किसान से लेकर आप शहरी इंसान भी देखें ना, तो उसके पास एक पावर डिवाइस है जो है मोबाइल फोन। और आज आप देख रहे हैं कि भारत की उड़ान, और ये भारत की उड़ान कहाँ की है? हम सभी आज माननीय पैनलिस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रोथ, और वो ग्रोथ कहाँ की है? विकसित भारत की। चाहे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, चाहे विकसित भारत हो, भारत की इकोनॉमी को चार्ज रखना होगा, और भारत की इकोनॉमी तभी चार्ज होगी जब उसका डिवाइस चार्ज होगा। जी। और सिर्फ भारत की इकोनॉमी तब चार्ज होगी जब डिजिटल इकोनॉमी ज्यादा चार्ज होगी, एंड डिजिटल इकोनॉमी इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस। ये डिवाइस अगर जो है तो आपकी सारी इकोनॉमी चार्ज होगी। और तभी हमने सोचा कि ये डिवाइस को आप अकेले नहीं रख सकते, इसके साथ एक डिवाइस होना ही चाहिए, तभी ये चार्ज होता है, और वो है चार्जर। बिल्कुल। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास हम भी हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन और विकसित भारत तक पहुंचाने के लिए, दैट इज बाय मेकिंग भारत का चार्जर। हम भारत में ही चार्जर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो हर किसान, हर इंसान और सभी के लिए है, जो भारत को भी विकसित करने में लगा हुआ है। दैट इज भारत का चार्जर बाय केडीएम। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सर, किस तरह से हम देखते हैं आगे, आपको क्या लग रहा है? आप बिजनेसमैन हैं और आप बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते होंगे, और क्या अभी होना चाहिए? बहुत कुछ योजनाएं चलाई जा रही, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है, कहीं तो कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो मिस हो रहा है अभी एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा, इसमें क्या है कि जो भारत की ताकत है वो यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग हर शहर में, हर गली मोहल्ले में जो बैठा हुआ है, उसको सपोर्ट करने की है। बड़ी कंपनियां अपना रोल निभाती हैं, पर जो असली ताकत होती है, क्योंकि आज अगर मैं अपना भविष्य देख देखिए, हर बंदे को एक प्रॉपर बड़े लेवल का नौकरी नहीं मिल पाता है, और वैसे भी आज एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, नौकरी छोड़ो व्यापार करो, और यही हमारा सबसे बड़ी ताकत है। तो जितना गली मोहल्ला स्तर पर, सोसाइटी स्तर पर या किसी भी जगह पर है, हर छोटी छोटी उस एमएसएमई को या छोटे दुकानदार को एक तरीके से सपोर्ट देना होगा, और जो भारत की नींव है किसान, उसको सबसे पहले एक तरीके से उसको सही स्तर पे लाना होगा। केमिकल फ्री, कार्बन फ्री, ये सब इस पर हमें प्रॉपर ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं भी हमें एक बेसिक पर काम करने की बहुत तेजी से जरूरत है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ही सब कुछ कर सकती हैं। देखिए, बड़ी कंपनियां बैठी हैं प्रॉफिट कमाने के लिए हर शहर में, चाहे वो छोटा शहर हो। दूसरा अभी हमने देखा होगा, किसी भी छोटे शहर से एक तो बड़े शहरों में क्राउड बढ़ता जा रहा है। उसका बेसिक कारण क्या है? छोटे शहरों में अभी उद्योग बच ही नहीं पा रहा है, किसी न किसी नियम या कानून की वजह से। उनको नौकरी करने अगर किसी को अच्छा पैकेज चाहिए तो बड़े शहरों में ही आना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? कई छोटे शहर तो एक बुजुर्गों का शहर बनते जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने एक शीर्षक दिया हुआ है। रीजन आप सोचिए, घर में अब 4 या 5 लोग रह गए हैं, मम्मी पापा इधर रह रहे हैं, उनको नौकरी करने बेंगलोर, गुड़गांव या उधर पड़ता जा रहा है। एक तरफ वहां पर क्राउड बढ़ रहा है, दूसरी तरफ छोटे शहरों में सिर्फ माँ बाप अकेले रहते जा रहे हैं। अब अगर बच्चा वहां पर है, माँ बाप यहाँ पर है, तो फिर वो कमाई किस काम की रह रही है अगर आपका परिवार ही बिखर गया? कहीं ना कहीं एक अकेलापन बढ़ता जा रहा है, जो बाद में अवसाद का कारण भी बनता है। तो इसके लिए जरूरत है कि उसको, जो बंदा जहां पैदा हुआ है, उसको उसी शहर में एक रोजगार देने के लिए एक सही कदम उठाना चाहिए। और खाली कहने से काम नहीं होता है। होता क्या है कि हमें प्रॉपर उसको अप्लाई और अपने समय के अंदर करना चाहिए। अगर अप्लाई वो 20 साल के अंदर हो रहा है तो आप समझे समय तो निकल गया। इसको बेसिक शब्दों में आप समझिए, खाने की जरूरत अगर मुझे आज शाम को है तो मुझे आज ही चाहिए। अगर आप 6 दिन बाद अगर वो मेरे लिए खाने की थाली लेकर आते, जब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, तो आपकी थाली और या योजनाओं का फायदा क्या रहेगा? तो जरूरत है समय रहते काम करने की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दुबई की अभी जैसे बात करूं, दुबई में हम लोगों का काफी अपना बिजनेस फैला हुआ है। अगर आप वहां देखें, दुबई की एक मैं खासियत बताता हूँ, शहर वो भी क्राउडेड है, सबसे एक से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, पर पूरा दुबई में अगर आप देखेंगे, जितने भी मेरे से अभी भाई, अगर कोई दुबई यहाँ से जितने भी लोग गए हैं, समय की बहुत कमी है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अपने सेक्टर्स की दिशा में बहुत मोटिवेट भी किया है। और मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोग इतना रोजगार भी दे रहे हैं, क्योंकि आज रोजगार की बहुत लड़ाई है।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े।